सभी बच्चों को अभिषेक उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। और आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें। और 2025 आपके लिए खुशखबरी लाए। आपका सिलेक्शन 2025 में जरूर हो, आप जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और बात करेंगे, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक, हिंदुस्तान में पहले पुर्तगाली आए भारत, उन्होंने जल मार्ग की खोज की और भारत तक पहुंचे। उसके बाद डच आए। आधुनिक भारत एक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर और सिलेक्शन लेने वाला एक पार्ट है, चैप्टर है। तो आधुनिक भारत आपका बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए। आओ थोड़ा सा पिछली वीडियो में मैं आपको पुर्तगाली बता चुका हूं। पुर्तगालियों के बाद अब डच की बात करेंगे। डच भारत आते हैं और थोड़ा सा मैप से समझेंगे, ठीक है। तो ये एक हल्का सा मैंने यूरोप का रेंडमली थोड़ा सा मैप बनाया है, ठीक है। और यहां पर आपको पता ही है ये अफ्रीका है ना। रैंडमली समझेंगे, अफ्रीका से होते हुए और भारत पहुंचे। तो मैं आपको बता दूं, ये है इंग्लिश चैनल। क्या है? इंग्लिश चैनल, ठीक है जी। और इंग्लिश चैनल के पास एक यहां पर देश है बेल्जियम। एक देश यहां पर है, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड, नोट्स बनाते चलना, समझ लेना आप। नीदरलैंड। और नीदरलैंड जो है ये राइन नदी है जो पूरे यूरोप से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? राइन नदी। तो राइन नदी के मुहाने पर, तट पर स्थित है नीदरलैंड। और नीदरलैंड आपको पता है, जो हॉलैंड, नीदरलैंड के जो वासी थे इन्हीं को डच कहा जाता था, ठीक है। तो नीदरलैंड के जो निवासी थे ये ही डच थे। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ब्रिटेन है, इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद स्पेन। क्या है? स्पेन। और स्पेन के बाद ये जो है ये है पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल आपको पता है, पुर्तगाली अटलांटिक महासागर से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए भारत पहुंचे थे। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं पुर्तगालियों के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये जो इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा यूरोप के लिए, व्यापार के लिए। समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता था, ठीक है। तो रोटरडम एक बंदरगाह था। क्या है? रोटरडम, रोटरडम बंदरगाह, ये बहुत ही नीदरलैंड का बहुत ही, आप कह सकते हो कि प्रमुख बंदरगाह था। जो रोटरडम बंदरगाह है ये कहां था? राइन नदी के तट पर था। और इस रोटरडम बंदरगाह के द्वारा ही ये जो नीदरलैंड वासी थे ये व्यापार किया करते थे, ठीक है। और ये कहां से व्यापार किया करते थे? ये जो डच थे, नीदरलैंड के वासी, ये लिस्बन आया करते थे। लिस्बन कहां की राजधानी है? पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, ये लिस्बन से व्यापार किया करते थे। यानी कि ये इंग्लिश चैनल से यहां होते हुए अटलांटिक महासागर और पुर्तगाल से ये व्यापार किया करते थे। लेकिन क्या हुआ था, ये जो स्पेन है, स्पेन का नीदरलैंड के ऊपर और पुर्तगाल दोनों के ऊपर आपको पता है कि कब्जा हो गया था। यानी कि स्पेन का अधिकार हो गया था नीदरलैंड, जो डच यहां के रहने वाले थे, और पुर्तगाल के ऊपर भी, ठीक है। तो एक घटना होती है 1581 की घटना, ये आप याद रखना। 1581 की घटना होती है।
1581 में क्या होता है कि जो नीदरलैंड है ये स्पेन से आजाद हो जाता है। नीदरलैंड आजाद हो जाता है, ठीक है, स्वतंत्र। किससे? स्पेन से। अब ये जो घटना है, आजाद होने के बाद क्या हुआ, इन्होंने व्यापार तो ये कर ही रहे थे, तो जो व्यापार से इनको इनकम हुई, जो इनको प्रॉफिट हो रहा था व्यापार से, वो पैसा इन्होंने नौसेना पर खर्च किया। नौसेना बनाई इन्होंने। नीदरलैंड वालों ने क्या बनाई, जो डच थे, इन्होंने नौसेना तैयार की। नौसेना इसलिए तैयार की, इनको पता चल गया कि नौसेना के बिना बात बनेगी नहीं, और जब आप भारत या एशिया की तरफ व्यापार के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं सेना की जरूरत तो पड़ेगी, नौसेना की। तो इन्होंने व्यापार से जो पैसा की इनकम हो रही थी नीदरलैंड वालों को, हॉलैंड, ये जो डच थे, तो इन्होंने क्या किया, एक मजबूत और अच्छी नौसेना तैयार की। और उसके बाद इनका 1595 से 96, कहीं पे 1595 लिखा है, कहीं पे 1596 लिखा है, ठीक है। 1595 या 96 में नीदरलैंड से एक व्यक्ति जो है वो एशिया की तरफ आता है। कहाँ आता है? वो आता है यहां पर इंडोनेशिया। कहाँ आता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पहुंचता है, यहां से व्यापार करता हुआ। और क्योंकि इनको पता था इनका सामना डच से होना है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर श्रीलंका है, ठीक है। तो ये श्रीलंका नहीं रुके, ये सीधा यहां से और इंडोनेशिया पहुंचा है एक व्यक्ति इनका, ठीक है। 1995-96 की घटना है। अब मैं आपको बता दूं एक कर्म जो है, कैसे कैसे ये आए हिंदुस्तान, पुर्तगाली कब आए, डच कब आए, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इनकी कंपनियां कब कब इन्होंने कंपनियां बनाई वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं साफ कर रहा हूं, एक मिनट। तो इनका जो कर्म है मैं वो आपको बता देता हूं। पहले नंबर पर कौन आए ये मैं आपको बता ही चुका हूं। पहले नंबर पे कौन आया था? पुर्तगाली। पहले नंबर पे कौन आया? पुर्तगाली। ये तो आपको पता ही है, पहले नंबर पुर्तगाली आए, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। कब आए? 1498 में, वास्को डी गामा, ठीक है। और 1498 के बाद डच आए 1595 में। ये जो मैंने बताया कि एक व्यक्ति इंडोनेशिया पहुंचा, डच 1595 में। तो आप देखिए एक लगभग 100 साल का गैप है, यानी कि पुर्तगालियों ने एक छत्र राज्य किया, पूरा भारत से व्यापार किया 100 साल तक। 100 साल तक कोई नहीं आया, ये ही व्यापार करते रहे और पैसा कमाते रहे, भारत से मसाले वगैरह ये ले जाते रहे, ठीक है। डच के बाद आपको पता है अंग्रेज आए। कौन आए? अंग्रेज। अंग्रेज कब आए? ये आए 1600 में, यानी कि इनके ठीक 5 साल बाद ही अंग्रेजों का इंटरफेयर जो है वो शुरू हो गया था। चौथे नंबर पे आए 1664 में फ्रांसीसी। कौन आया? फ्रांसीसी आए। ये तो इनके आने का कर्म है, ठीक है। लेकिन अगर इनकी कंपनियों की बात करें कि कंपनियां कब कब स्थापित हुई, तो कंपनियों का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। देखो वो मैं आपको बता देता हूं, एक अलग पेज पे बता देता हूं।
अगर कंपनी की बात करें कि कंपनी की स्थापना कब हुई, ठीक है, और एक आने का कर्म। अब आने का कर्म तो मैं आपको बता ही चुका कि पहले पुर्तगाली आए 1498, फिर डच आए दूसरे नंबर पे, डच आए 1595 में, इसके बाद अंग्रेज आए 1600 में, और फिर फ्रांसीसी आए, ठीक है, 1664 में। ये तो इनके आने का कर्म है। अब जो कंपनी की स्थापना होती है उसका, उसमें अलग है। आपको पता है पहले तो पुर्तगालियों ही आए थे और इन्होंने कंपनी की स्थापना कर ली थी। मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। इन्होंने 1498 में ये आ चुके थे, आपको पता है, और इन्होंने कंपनी जो है वो अपनी इस नंबर पे जो सबसे पहले स्थापित की 1600 में, वो अंग्रेजों ने कंपनी स्थापित की। और क्योंकि डच केवल व्यापार ही कर रहे थे, इन्होंने थोड़ा सा लेट किया। डच जो थे इन्होंने 1602 में कंपनी की स्थापना की। आ तो ये 1595 में गए थे, लेकिन कंपनी की स्थापना 1602 में की, ये आपको समझना पड़ेगा। और फ्रांसीसी इन्होंने 1664 में, ठीक है, 1664 में कंपनी की स्थापना की। तो कंपनी की स्थापना का क्रम देखें तो अंग्रेजों ने डचों से पहले कंपनी स्थापित कर ली थी, जबकि डच आए पहले थे। ये आपको ध्यान रखना है। लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर आने का कालक्रम देखें तो पुर्तगाली पहले नंबर पे आए, डच दूसरे नंबर पे, तीसरे पे अंग्रेज, चौथे पे फ्रांसीसी। लेकिन अगर कंपनी की स्थापना की बात करें तो पुर्तगालियों ने पहले स्थापना की, अंग्रेजों ने दूसरे नंबर पे की, डच ने तीसरे नंबर पे की। यहां डिफरेंस हो गया। तो ये डिफरेंस जो है आप ध्यान रखना, ठीक है। कंपनी की स्थापना का क्वेश्चन पूछे तो ये आंसर है, आने का कर्म पूछे तो ये आंसर है, ठीक है। लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इस पेज पर वापस आते हैं, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब पुर्तगालियों को पता, इनको जो डच थे, नीदरलैंड से आए, इनको पूरा पता था कि आपका जो सामना है वो किससे होना है, वो होना है पुर्तगालियों से। तो इन्होंने नौसेना अपनी मजबूत कर ही ली थी, ठीक है। तो एक व्यक्ति 1595 में इनका कहां पहुंचता है, इंडोनेशिया, ठीक है। 1595 में इंडोनेशिया पहुंच गए, 1595 में। और इंडोनेशिया भी जो मसालों का द्वीप, मसालों के द्वीप के नाम से ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। यहां एक चीज और मैं बता दूं, यहां जकार्ता है, ठीक है। और जकार्ता के ये जो द्वीप है ना सारे, जकार्ता और एक द्वीप और है, मैं आपको बता दूं, वो वेनेजुएला, यहां पर, ठीक है। तो ये मसालों के द्वीप थे, यहां से पूरा पूरा ये व्यापार मसालों का करते थे। मसालों के द्वीप के नाम से इंडोनेशिया फेमस था, ठीक है। और ये जो जल संधि है ये है मलक्का जल संधि। कौन सी, मलक्का। मलक्का जल संधि जो है ये है,
यहां से जो है ये व्यापार करते थे मसालों का। अब आपको मैं बता दूं, इनको मसालों की जो जरूरत थी डचों को, वो तो इनकी पूर्ति हो गई। कहां से? इंडोनेशिया से और जकार्ता से। इन्होंने मसालों का व्यापार भारत से ज्यादा नहीं किया। इन्होंने, डचों ने इंडोनेशिया, जकार्ता, यहां से जो है मसालों का ज्यादा निर्यात किया। यहाँ मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता था इंडोनेशिया को, मसालों का द्वीप। क्या नाम था? मसालों का द्वीप। ठीक है, मसालों के द्वीप के नाम से इंडोनेशिया को जाना जाता था। अब डच सबसे पहले कहां पहुंचे? इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप कहा जाता था। डच कंपनी की स्थापना 1602 में, देखो, डच कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में। ये आप ध्यान रखना, वैसे सन पूछता नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस कंपनी का जो नाम था वो क्या रखा इन्होंने? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या नाम रखा? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये डचों ने 1602 में इसकी स्थापना की। ठीक है, वेरी गंदे ओस्ट इंडीज, वेरी गंदे ओस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम डच भाषा में था। ठीक है, बाकी इंग्लिश में इसको क्या कहा गया? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, वेरी गंदे ओस्ट इंडीज। ठीक है, ओस्ट इंडीज, ये इनकी कंपनी का नाम था। 1602 में कंपनी की स्थापना हो गई। ये आप नोट्स बना लीजिए, लिखना चाहिए, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पूरा नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना मैं साफ कर देता हूं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप के लिए बहुत मेहनत की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, गुरुजी विजन आईएएस। और मैं आपको बता दूं, गुरुजी विजन आईएएस पे आपको भरपूर मात्रा में खुराक दी जाएगी। इतनी खुराक दी जाएगी कि आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। और जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, केवल 115-20 दिन मान के चलिए, 120 दिन का समय है आपके पास, 4 महीने का समय है। और उस 4 महीने में 120 दिन में कैसे रणनीति बनाएं, प्री कैसे क्लियर करें, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंपनी थी, 1602 में जो स्थापना की इन्होंने, इस कंपनी ने जो सबसे बड़ा काम क्या किया, ये शेयर जो है, इसने अपने शेयर बांटे। इस कंपनी ने डिवाइड कर दिया शेयरों को। ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसने अपने शेयर जो है वो आम जनता के लिए बांटे, और आम जनता को शेयर होल्डर इस कंपनी ने बनाया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसने शेयर बांटे
और उस शेयर से जो पैसा आया उस पैसे के द्वारा ये अपना व्यापार कर रहे थे। 200 साल तक सबसे ज्यादा मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स को देने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी थी। इस कंपनी ने क्या किया, 200 साल 200 वर्ष तक 18% वार्षिक लाभ वो अपने शेयर होल्डरों को दिया, 200 वर्ष तक देती रही। इसके पतन का यही कारण बना। जब डच कंपनी घाटे में जाने लगी तब भी ये 18% वार्षिक मुनाफा जो है अपने शेयर होल्डरों को देते रहे और ये ही इनके घाटे का पतन का कारण बना। ऐसा कहा जाता है कि 65 लाख यील्डर वहां की मुद्रा है कि ये कंपनी थी। 65 लाख यील्डर ये मुद्रा है वहां की, नीदरलैंड की, ठीक है। तो 65 लाख यील्डर मुद्रा की ये कंपनी थी, जो कि उस समय 65 लाख यील्डर का मतलब है बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है, बड़ी कंपनी थी। अब घाटा होते रहने के बाद भी ये 18% रिटर्न जो है रिटर्न अपने शेयर होल्डरों को देती रही और ये ही इनके पतन का कारण बना। अब इस कंपनी को, ये जो कंपनी थी डच कंपनी, इसको सैन्य अभियान चलाने का अधिकार था प्लस संधि करने का अधिकार था। इसको नीदरलैंड की सरकार के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए कि ये सैन्य अभियान भी चला सकते हो आप और संधि करना चाहे तो संधि भी कर सकते हो। ये नीदरलैंड की जो सरकार थी उसकी पूरी सपोर्ट जो है वो डच कंपनी को दी गई। अब ये जो सपोर्ट दी गई इस वजह से ये सैन्य अभियान और संधि जो है वो करते रहे और इनको ये अधिकार जो लाइसेंस है ये 21 वर्ष के लिए दिया गया है ना। जब किसी को कोई प्रपत्र दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको लीज एक समय होता है कि आप इतने समय तक आपको हम अधिकार देते हैं, आप सैन्य अभियान भी चला सकते हैं, आप किसी भी व्यापारियों से किसी भी देश से कहीं से भी आप संधि करना चाहें तो संधि कर सकते हैं। तो 1602 में इंडोनेशिया में वाल्टम पर इन्होंने सबसे पहले कब्जा किया, ठीक है। अब इसको मैं साफ कर रहा हूं, ये आप वीडियो को पॉज करके और लिख लेना, नोट्स बना लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने इंडोनेशिया में सबसे पहले कहां कब्जा किया, तो इन्होंने इंडोनेशिया में वाल्टम पर कब्जा किया। वाल्टम पर क्या किया इन्होंने, कब्जा। वाल्टम एक जगह है, इन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया पे वाल्टम पे कब्जा किया और इन्होंने वाल्टम को ही अपना सेंटर बनाया जिससे कि ये पूरे हिंदुस्तान तक और नीदरलैंड तक पूरा व्यापार कर सकें, ठीक है। अब वाल्टम पर कब्जा जो हुआ इसके बाद मलक्का जल संधि, क्योंकि यहां पर पुर्तगालियों का भी अधिकार था, किसका, पुर्तगालियों का। अब इनका पुर्तगालियों का अधिकार था तो ये मलक्का जल संधि जो है यहां पर ये जकार्ता और इधर ये अपना अधिकार जो है अपना विस्तार करना चाह रहे थे डच। तो मलक्का जल संधि जो है ये, इस पर इनका संघर्ष हुआ किससे, पुर्तगालियों से, और पुर्तगालियों को इन्होंने हरा दिया और जकार्ता और वेनेजुएला इन पे और इंडोनेशिया इस पूरे यहां पर इनका कब्जा हो गया। ये जो पूरा फिर ये बंगाल की खाड़ी जितनी भी है ये इस पे इनका कब्जा हो गया डचों का। अब इनका संघर्ष केवल पुर्तगालियों से ही था क्योंकि और कोई था नहीं, पुर्तगालियों का ही यहाँ कब्जा था।
तो इनका जो मेन संघर्ष था वो केवल पुर्तगालियों से था। तो पुर्तगालियों से इनका संघर्ष हुआ और पुर्तगालियों को इन्होंने मलक्का जल संधि पर संघर्ष में हरा दिया और इनका फिर एक छत्र इधर पूरा अधिकार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब इनका अधिकार पूरा हो गया तो अब ये क्या है, आगे इन्होंने अपनी तैयारियां शुरू की। तो एक इनका वायसराय आता है कार्निलस हेस्टमान। क्या नाम था? कार्निलस हेस्टमान। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हॉटमैन भी कहते थे। हॉटमैन। तो ये इनका एक वायसराय आया, इसने वाल्टम में इन्होंने पहली कोठी बनाई अपनी डचों ने। ठीक है, पहली कोठी बनाई और ये जो हाउटमैन था, क्या था? हाउटमैन। ये बहुत ही आप कह सकते हो कि ये सेना बहुत लेके आया था। दूसरा, रणनीतिकार ये अच्छा था, इसके अंदर दिमाग था कि भाई कैसे पूरा पुर्तगालियों को खत्म किया जाए। ठीक है, तो 1613 में जकार्ता द्वीप पर इनका कब्जा हो गया। ये जो जकार्ता है, संघर्ष होते होते तो 1613 में इनका क्या हो गया? कब्जा। किसके ऊपर? जकार्ता के ऊपर। जकार्ता के ऊपर 1613 में इनका कब्जा हो गया। वहां इन्होंने एक शहर बनाया वेटेविया। वेटेविया। तो यहां इन्होंने एक शहर बनाया वेटेविया। अब ये जो वेटेविया है, ये इन्होंने फिर अपना केंद्र बना लिया, वेटेविया जकार्ता में। और वेटेविया से ही ये भारत से व्यापार करते थे, नियंत्रण करते थे। यानी वेटेविया से ही ये भारत पर व्यापार करते थे और माल वेटेविया आता था, यानी जकार्ता आता था, जकार्ता या इंडोनेशिया, और फिर यहां से ये वापस इसको नीदरलैंड लाते थे। और नीदरलैंड से पूरे राइन नदी में, क्योंकि जहाज जो है पानी का शिप वो अंदर तक जा सकता था, तो फिर ये इस राइन नदी के द्वारा पूरे यूरोप में व्यापार किया करते थे। यानी कि यहां से मसाले और भारत से वस्त्रों का ज्यादा इन्होंने रेशम, सूत, इसका व्यापार किया और उन सब को ये लाकर और पूरे यूरोप में बेचते थे और मुनाफा जो है ये कमाते थे। ठीक है, अब 1595 में अब इनके जो है, एक मैं छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि इन्होंने कब कब कैसे कैसे क्या जीता। ठीक है, तो वेटेविया इन्होंने, याद रखना, वेटेविया में इन्होंने एक शहर बसाया और वहीं से ये वेटेविया से ही पूरा ये अपना नियंत्रण करते थे। अब 1595 में क्या हुआ, ये जो हाउटमैन था ये 1595 में आया था। हाउटमैन ने ही पूरा जो है 1613 में जकार्ता तक कब्जा किया। ठीक है, और वेटेविया शहर यहां बसाया और उसको केंद्र बना के फिर भारत से इन्होंने व्यापार किया। भारत से वेटेविया आता था माल और इंडोनेशिया होते हुए और सीधा नीदरलैंड, ऐसे इन्होंने व्यापार किया। ठीक है, 1602 में इन्होंने कंपनी स्थापित की। फिर 1602 में क्या की? कंपनी स्थापित की। ठीक है, इसके बाद 1602 में वांटम जीता। ये जो इंडोनेशिया में है ना, मैंने अभी बता चुका हूं, वांटम। ठीक है, अंबायान जीता 1605 में।
अंबायान, ठीक है, ये अंबायान यहाँ पे ये। इसके बाद 1613 में बता ही चुका हूं, वेटेविया जकार्ता, ये इन्होंने जीता, ठीक है। 1641 में मलक्का पर कब्जा किया, 1641 में कहा किया कब्जा? मलक्का पर, मलक्का जल संधि ये जो है इस पर कब्जा किया इन्होंने, मलक्का जल संधि में 1641 में, ठीक है। नोट करते चलिए, लिखते चलिए। 1658 में सिलोन पर, 1658 में कब्जा कहाँ किया? सिलोन। सिलोन मतलब श्रीलंका, ये जो श्रीलंका था ये इन्होंने छोड़ रखा था, तो 1658 में इन्होंने श्रीलंका यानी कि सिलोन कहते थे उस समय, सिलोन पर भी कब्जा कर लिया 1658 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम, अब ये क्योंकि यहां आ गए भारत, अब ये भारत से व्यापार करेंगे, तो अब हम भारत की बात करेंगे, ठीक है। इतना लिखना चाहो लिख सकते हो, नोट्स बना लीजिए आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम भारत की बात करेंगे केवल। ये भारत पर इंडोनेशिया, जकार्ता, ठीक है, और ये जल संधि है मलक्का, जल संधि, ठीक है। अब यहां इनका पूरा कब्जा हो गया, ठीक है। सिलोन यानी श्रीलंका, ये क्या है? सिलोन, सिलोन मतलब श्रीलंका, ठीक है। अब यहां की बात करेंगे, इन्होंने कोठियां अपनी कहां कहां बनाई। तो सबसे पहले जो सवाल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि इन्होंने एक कोठी अपनी पटना में भी बनाई। कहां बनाई? पटना, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बंगाल में भी अपनी एक कोठी बनाई। कहां? बंगाल। फिर तो ये पुर्तगालियों को खदेड़ते गए और उनको वहां से भगाते गए और पूरा वो हो गया। एक था कासिम बाजार, यहां कासिम बाजार, कासिम बाजार से ये क्या करते थे? रेशम का व्यापार करते थे, और रेशम की सबसे पहले जो इन्होंने फैक्ट्री बनाई रेशम के कपड़े, रेशम की चक्री इन्होंने कासिम बाजार में लगाई थी, रेशम की चक्री यानी कि फैक्ट्री कह सकते हो आप, है ना। और इसमें 3000 कर्मचारी थे। कितने? 3000 कर्मचारी इन्होंने इसमें रखे थे कासिम बाजार में, है ना। तो रेशम की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई इन्होंने? कासिम बाजार में, ठीक है। इनकी एक कोठी यहाँ उड़ीसा में भी थी। कहाँ? उड़ीसा, उड़ीसा में भी कोठी स्थापित की इन्होंने, क्योंकि पुर्तगाली कमजोर होते चले गए, तो उसका फायदा जो है ये डच उठाते रहे, उनको वहां से भगाते रहे और हो गया, ठीक है। इनकी यहाँ आंध्र प्रदेश में भी कोठी थी, और मूसलीपट्टम में इनकी कोठी थी। ध्यान रखना। अब 1605 में एक क्वेश्चन आता है कि इनकी पहली कोठी कहां बनी, तो 1605 में पहली कोठी मूसलीपट्टम या मसूलीपट्टम, अलग अलग लिखा रहता है। तो मूसलीपट्टम में इनकी पहली 1605 में पहली कोठी बनी डचों की, ये आप ध्यान रखना, बहुत जरूरी है, ठीक है। पुलिकट में एक, यहाँ पुलिकट, यहाँ भी इनकी कोठी थी,
पुलिकट में इन्होंने 1610 में कोठी बनाई। कब बनाई? 1610 में। अब इनका ज्यादातर व्यापार जो था वो कपड़ों का था। एक इन्होंने यहां सूरत में भी कोठी बनाई अपनी। यहां से ये सूती व्यापार, सूती कपड़े का व्यापार जो है ये किया करते थे, है ना। अपना इन्होंने क्या किया, जहाज में सूती कपड़ा लिया और लेके निकल लिए, ठीक है। और इधर से इन्होंने रेशम, सूत, जूट, मसाले तो ये ज्यादातर इंडोनेशिया जकार्ता से ही ले रहे थे, ठीक है। ये इन्होंने पूरा व्यापार किया, ठीक है। अब इन्होंने अपनी एक टकसाल भी बनाई और स्वर्ण सिक्का भी चलाया। पगोड़ा, क्या चलाया? स्वर्ण सिक्का। इसका नाम था पगोड़ा। पगोड़ा सिक्का जो था, स्वर्ण सिक्का, ये भी चलाया इन्होंने। अपनी टकसाल जो है वो इन्होंने लगाई, ठीक है। इन्होंने बारूद का कारखाना भी इन्होंने भारत में लगाया, ठीक है। अब बात करेंगे जो पुलिकट है। पुलिकट इनका मुख्यालय पूछ लेता है, तो पुलिकट इनका मुख्यालय रहा। पुलिकट इन्होंने भारत में अपना एक मुख्यालय बनाया 1610 में, ठीक है। तो डच जो हैं इन्होंने रेशम और सूती वस्त्र और अफीम, बंगाल से ये अफीम का व्यापार करते थे। रेशम कासिम बाजार में उन्होंने ये लगा ली थी। और सूत, क्योंकि बंगाल में जूट और सूत भी होता है, जूट व सूत, ये भी इन्होंने बंगाल से, पटना से ऐसे इन्होंने ये निर्यात किया, ठीक है। और ये जो वहां के किसान थे उनको अच्छा मोटा पैसा दिया करते थे, यानी कीमत ज्यादा दिया करते थे पुर्तगालियों से ज्यादा। तो इसलिए लोग जो हैं वहां के जो किसान हैं लोग, वो इनको अपना सामान, किसान और व्यापारी, वो ज्यादा बेचने लगे, ठीक है। और इन्होंने भारत से, मैं आपको मैंने बता दूं, नील, वस्त्र, अफीम, सूत, जूट, इसका व्यापार जो है इन्होंने ज्यादा हिंदुस्तान से वो किया, ठीक है। 1690 के बाद इन्होंने अपना मुख्यालय नागपट्टनम चला गया। 1695-90 में कहा ले गए अपना मुख्यालय? नागपट्टनम। नागपट्टनम में ये अपना मुख्यालय 1690 में ले गए, ठीक है, मुख्यालय। तो 1690 में ये अपना मुख्यालय कहां ले गए? ये ले गए नागपट्टनम में। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इतना मैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सूरत, गुजरात से ये मैंने बता दिया, सूती कपड़ों का जो है ये व्यापार करते थे और अधिक मुनाफा, यहां से ये सस्ते में ले जाते थे और अधिक मुनाफा इन्होंने कमाया। 1795 में अंग्रेजों द्वारा इनके सारे सेंटर छीन लिए गए। अब क्या हुआ, इन्होंने अपनी कोठियां बना ली। अब यूरोप से, आपको पता है 1600 में अंग्रेज भी आ गए थे। कौन आ गए थे? अंग्रेज। इन्होंने 1795 में तक, 1795 तक इन्होंने क्या किया, अपने सारे एक मिनट जरा, हाँ, तो लाइट की थोड़ी दिक्कत हो गई। तो 1795 में तक इन्होंने क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनसे पूरा इनके सेंटर छीन लिए
और इसके बाद अंग्रेज और डचों के बीच एक निर्णायक युद्ध भी होता है, ठीक है। इसको कहते हैं बेदरा का युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेदरा का युद्ध किस किसके बीच हुआ। तो बेदरा का जो युद्ध है वो डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ, ठीक है। और इस बेदरा के युद्ध में अंग्रेज जीते और डच जो है वो हार गए, ठीक है। अब इसका जो ये जो बेदरा का युद्ध था, इसके बाद डच बिल्कुल खत्म हो गए और केवल इनको व्यापार का अधिकार दिया गया, सैन्य कार्यवाही और बाकी चीजें संधि का अधिकार वो छीन लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने केवल इनको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आप व्यापार कर सकते हो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। व्यापार भी नहीं करना तो अपने घर जाइए, क्योंकि पूरा अंग्रेजों का वर्चस्व जो है 1795 तक वो इधर पूरे हिंद महासागर में वो हो गया था, ठीक है। तो 1795 में पेरिस की संधि भी होती है और उस संधि के तहत डचों के सारे सेंटर अंग्रेजों के अधिग्रहण में आ गए थे। तो मेन जो इनके डचों के जो सेंटर थे उसके जाने का कारण पेरिस की संधि थी। पेरिस की संधि के कारण ही ये जो डचों का, क्योंकि उधर युद्ध हो रहा था तो संधि हुई पेरिस की, तो उसमें डचों के सारे सेंटर अंग्रेजों के हाथ चले गए। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजों की, अंग्रेज भारत आते हैं, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।